अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट के कुछ एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि 16 मई और 17 मई के टेस्ट में आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट फेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के जितने भी फेसेस हैं उन सब में से लार्जेस्ट फेस कौन सा होता है? तो इसका आंसर है प्रोफेस। माइटोसिस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और मियोसिस से भी। तो जो कैंडिडेट्स अभी टेस्ट नहीं दिए जिन्होंने, वो माइटोसिस और मियोसिस को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ कर जाएँ। उसमें जो G1 फेस है, S फेस है, तमाम फेसेस को अच्छे से गो थ्रू करके जाएँ। सेकंड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड डैश। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, यानी कि एक बाकायदा टर्म स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है इंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ माइटोसिस प्रोड्यूस डेट डॉटर सेल। माइटोसिस जो है वो कितनी डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, यानी माइटोसिस में जो सेल डिवाइड होता है वो बेसिकली 2 सेल में डिवाइड होता है, यानी कि 2 सेल्स में। और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो क्रोमोसोम्स के हवाले से भी आ सकता है ये सवाल, इसलिए माइटोसिस का टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ना है। नंबर 4 इज़ द स्पेसिफिक एरिया वेयर प्लांट्स आर ग्रोन इज़ कॉल्ड डैश। ऐसा स्पेसिफिक एरिया या ख़ास एरिया जहाँ पे पौधे वगैरह जो है वो ग्रो अप करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरा। द स्पेसिफिक एरिया वेयर प्लांट्स आर ग्रोन इज़ कॉल्ड फ्लोरा। नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज़ कॉल्ड डैश। एक स्पेसिफिक एरिया से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस पास आउट होती हैं तो उस एरिया को, या जो लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया में से पास होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो द राइट आंसर इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव कांस्टेंट डैश इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हैं तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है उनकी जो कांस्टेंट रहती है वैक्यूम में? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड या एम्पलीट्यूड। तो इसका राइट आंसर है स्पीड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि लाइट की जो वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हैं तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट इज़ द बॉडी डेट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज़ कॉल्ड डैश। ऐसी कोई भी बॉडी जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है यानी कि घूमती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सैटेलाइट। जैसे कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, मून अर्थ के इर्द गिर्द नेचुरली जो है वो रिवॉल्व करता है, इसलिए मून को नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिट ऑफ करंट इज़ डैश। करंट का जो यूनिट है वो क्या है? तो इसका आंसर है एम्पेयर। इसके अलावा कुछ और क्वांटिटीज़, जितनी भी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट भी आप लोग लाजमी याद कर लीजिएगा। जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, इनके यूनिट्स जो है वो मेमोराइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इन अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इज़ डैश टू रिफ्लेक्टिव एंगल। जो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसमें हमारे पास क्या होता है कि लाइट की एक रे आती है और टकरा कर वापस चली जाती है। तो आने वाली रे जो है वो जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और टकरा कर वापस जाने वाली जो रे है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, इक्वल। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट आ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ग्लोब्यूलर नहीं है? तो बहुत सारी है, लेकिन जो आपके पास ऑप्शन है उनमें इंसुलिन आ रहा है और मायोसिन आ रहा है। तो मायोसिन और इंसुलिन जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट इज़ आई एम नॉट लाफिंग डैश योर जोक। ये जो एमसीक्यू है वो इंग्लिश का है और इसमें आपने जो है वो करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एट। आई एम नॉट लाफिंग एट योर जोक।
प्रीपोजिशन को आप जो है वो लाजमी अच्छे से करके जाइए, क्योंकि प्रीपोजिशन से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, जिसमें आपने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके के। नेक्स्ट इज द को फैक्टर दैट इज़ इनऑर्गेनिक एंड आर डिटैचेबल इज़ कॉल्ड डैश। हमारे पास जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम के साथ एक को फैक्टर अटैच होता है। अगर वो इनऑर्गेनिक है और वो डिटैचेबल है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, और अगर वो प्रोटीन पार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 13 इज एस्पैरेगुलस इज आर डैश। एस्पैरेगुलस जो है वो बेसिकली क्या है? ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई। तो एस्पैरेगुलस जो है वो बेसिकली क्या है? एक फंजाई हैं, और फंजाई जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से डिफरेंट होते हैं। तो एस्पैरेगुलस क्या है? हमारे पास एक फंजाई है। क्वेश्चन नंबर 14 इज स्टडी ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड डैश। टिश्यूज़ की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना और उसके फंक्शंस को स्टडी करना कि वो क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं, उन्हें हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के फंक्शंस और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो द राइट आंसर इज़ हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ सेरेमोनियल इज अ डैश। सेरेमोनियल का एंटोनियम क्या है, यानी कि उसका अपोजिट वर्ड? तो वो है हमारे पास अनऑफिशियल या फिर इनफॉर्मल। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली यही दो ऑप्शन जो है वो आ रहे हैं कि सेरेमोनियल का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है? इनफॉर्मल या फिर अनऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच वन इज़ वाटर सोलुबल डैश। ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी के अंदर सोलुबल हो सकता है? तो वो हमारे पास है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो पानी के अंदर सोलुबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द राइटर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज डैश। इंसाइक्लोपीडिया के जो पहले राइटर थे वो कौन थे? तो इसका जो है वो दो आंसर आ रहे थे। एक तो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और दूसरा है इब्ने कुतैबा। तो अगर आपके पास इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गिवन होगा, या तो इब्ने कुतैबा या फिर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को याद कीजिएगा। जो भी अवेलेबल होगा वो आप टिक मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज़ द बुक अल तशरीफ़ इज़ रिटन बाय। बुक अल तशरीफ़ जो है वो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है अल ज़हरावी। अल ज़हरावी जो है वो इस बुक के राइटर है और उन्होंने ही ये बुक जो है वो लिखी है। नेक्स्ट इज़ द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट डैश। साउंड की जो सेंसेशन है हमारे ब्रेन में वो कितने टाइम पीरियड के लिए परसिस्ट करती है, यानी यहाँ पे आपने टाइम ड्यूरेशन बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 0.1 सेकेंड। सिर्फ 0.1 सेकेंड जो है वो आपका ब्रेन जो है वो किसी भी साउंड को सेंसेशन करने के लिए परसिस्ट कर लेता है इतने कम टाइम में। तो आपने ये टाइम पीरियड याद रखना है। नेक्स्ट इज़ इन ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज अ डैश। अच्छा, जो ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये कैसा मॉलिक्यूल है? तो बेसिकली ये बायो मॉलिक्यूल है और इसके अलावा ये मैक्रो मॉलिक्यूल भी है। वैसे लॉन्ग चेन्स होती हैं। हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो ATP जो है वो क्या है? बायो मॉलिक्यूल है और उसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट इज़ ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड डैश। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हम उन्हें मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? तो वो हमारे पास क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन सबको हम मेजर कर सकते हैं, उनके बाकायदा यूनिट्स हैं और एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम उनको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मास इज़ आ डैश क्वांटिटी। मास जो है वो एक डैश क्वांटिटी है। तो इसका आंसर है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। यानी मास है, कितना मास है? 5 kg, 2.5 kg। तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ विच वन हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कोफिशिएंट।
ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी थर्मल कोफिशिएंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है? तो वो है हमारे पास एलुमिनियम। एलुमिनियम की जो थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। सो द राइट आंसर इज़ एलुमिनियम। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ पीपल गो टू पूल फॉर स्विमिंग, आइडेंटिफाई जेरेंट। आपके पास एक सेंटेंस गिवन है जिसमें कहा गया है कि पीपल जो हैं वो स्विमिंग पूल गए हैं स्विमिंग करने के लिए। आपने इसमें से जेरेंट फाइंड आउट करना है। जिस तरीके से आप एडजेक्टिव देखते हैं, नाउन देखते हैं, वर्ब देखते हैं, इस तरीके से जेरेंट भी होता है जिसमें आपके पास वर्ब या नाउन के साथ आईएनजी लगा होता है। तो आप इसकी आसान ट्रिक यही है कि आप सेंटेंस में देखें कोई ऐसा वर्ड है जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ हो। तो इसमें क्या है? स्विमिंग। तो स्विमिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ही इज़ अ टाइप राइटर, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस गिवन है अगेन और आपको यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तो सब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, तो वो है ही। नेक्स्ट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लेटिनियम इज़ अबाउट डैश। प्लेटिनियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या है? तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी और वो है हमारे पास 70 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये है हमारे पास प्लेटिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज डैश आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसेंथिसिस। फोटोसेंथिसिस का जो अमल है इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर बाय प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो कौन से हैं? तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो है ग्लूकोज और जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों मौजूद हैं तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज चूज़ ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग। कुछ करेक्ट स्पेल चूज़ करने के लिए आ रहे हैं जिसमें हमारे पास डेंजरस का एक वर्ड आ रहा है। डेंजरस के करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं और उसके अलावा असेसमेंट है, असेसमेंट के करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं। उसके अलावा एक तीसरा वर्ड है रिसीव। रिसीव के भी जो है वो करेक्ट स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इंग्लिश में मोस्टली 2-3 MCQ करेक्ट स्पेलिंग के आते हैं। नेक्स्ट इज़ अली इज़ डैश स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इसमें आपने जो है वो एडजेक्टिव पुट करना है। तो ऑप्शन जो है उसमें होगा अली इज़ द मोर इंटेलिजेंट और अली इज़ अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो स्वीटेबल एडजेक्टिव है वो है अली इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश में वॉइसेस आ रही हैं, नरेशंस आ रही हैं। तो आपने इंग्लिश में टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइसेस, नरेशन सबको अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके अलावा बायोलॉजी में आपने जो है वो बुक रीडिंग करनी है लाजमी। बुक के जो लास्ट के MCQs होते हैं वो आपने पढ़ने हैं और उसके अलावा जो समरी होती है उसको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो जो बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं उनका यही कहना है कि थोड़ा सा टफ आ रहा है। तो बायोलॉजी को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपका टेस्ट जो है वो इजीली पास हो जाए। होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।